नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीवन निर्माण की प्रक्रिया। लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर पे हैं, ढेर सारा पढ़ाई कर रहे हैं और अपने जीवन को परिमार्जित कर रहे हैं, एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग इसमें परेशान होंगे, घर पे बैठे बैठे ऊब गए होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मेरे ऊपर इस लॉकडाउन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि ये मेरे जीवन में कई बार हो चुका है। जब हम लोग इलाहाबाद में रहते थे और यूपीएससी का एग्जाम देते थे तो प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद लगभग 4.5 महीने का एक समय मिलता था हम लोगों को मेंस देने के लिए। तो सबसे पहला काम तो यही कि प्रीलिम्स एग्जाम देके ही घर भाग जाते थे और 5-6 दिन खूब रेस्ट करके आते थे और उसके बाद हम लोगों का क्वारंटाइन शुरू हो जाता था। हम लोग 4 महीने तक घर से निकलते ही नहीं थे। 4 महीने में मेंस का आप जानते हैं इतना बड़ा लेंथी सिलेबस है, उसको आपको बहुत ज्यादा तत्परता से और प्रत्येक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके ही आप उसको कवर कर सकते थे। तो हम लोग जीवन में, मैंने अपने जीवन में 4 बार इस तरह का क्वारंटाइन झेला है। 4 महीने तक पूरी तरीके से घर में रहे, बहुत कम घर से बाहर निकलते थे। तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया नहीं है और इस तरह की परिस्थितियां इसके पहले भी आ चुकी हैं। और जो लोग आप में से इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, प्री और मेंस दे रहे होंगे, आप लोगों के लिए भी ये समय जो है कोई ज्यादा प्रतिकूल नहीं होगा। आप इसमें आसानी से अपने आप को ढाल लेंगे। देखिए, अब जब एग्जाम हम नहीं देते हैं, काफी टाइम निकल गया, तो भी मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक दिन मैं कुछ नया नहीं करता हूं, कुछ नया पढ़ता नहीं हूं। कई दिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे पीरियड में जो क्वारंटाइन का एक तरह से आइसोलेशन का है, हम लोग घर में बंद हैं, और किसी दिन मैं कुछ नया नहीं सीखता हूं, तो उस दिन मैं अपने आप से बहुत लड़ाई करता हूं। मन मेरा बहुत ज्यादा जो है विचलित होता है। अगर जिस दिन मैं कुछ नया पढ़ता हूं, आरबीआई के डिफरेंट साइट्स पे जाके आरबीआई के कई रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के रिपोर्ट, नई नई चीजें या फिर इकोनॉमिक्स के अतिरिक्त कोई भी चीजें, तो बहुत अच्छा फील होता है। अपने जीवन में प्रत्येक दिन का सही उपयोग करिए। अगर आप बड़े ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन का उपयोग करिए। जिस दिन आप नया नहीं सीखें तो फिर विद्यार्थी होने का मतलब ही क्या है। जिस दिन आपका व्यर्थ गया, जिस दिन आपने अपने नॉलेज में कुछ नया नहीं ऐड किया, तो उस दिन जो है आप समझिए कि वो दिन आपका जो है बिल्कुल वर्थलेस गया है, बेकार गया है। तो चलिए, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे मनयोग के साथ लगे रहिए। ये एक खराब समय है जो चल रहा है, वायरस ने चारों तरफ से, देखिए अब उसका जो है आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, संताप बढ़ता जा रहा है, स्प्रेड बढ़ता जा रहा है, आप भयभीत हैं। लेकिन अच्छा समय आएगा, हर समय बीत जाता है। सबसे बड़ी बात समय की यही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, समय बीत जरूर जाता है। ये बुरा समय बीतेगा, लेकिन ये ढेर सारा हम लोगों को लर्निंग इश्यूज देके जाएगा, ढेर सारा रिसर्च का इश्यू देके जाएगा, और हम लोगों के जीवन में जो एक बदलाव देके जाएगा वो भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। हम अपने जीवन के वैल्यू को सीख लेंगे, नेचर के वैल्यू को सीख लेंगे, तमाम तरह के नए चीजों को सीखेंगे और हो सके इससे भी बेहतर करें। तो पॉजिटिव रहिए। आइए हम लोग जो स्कोप लेके चल रहे हैं, जो मैटर लेके चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बेसिकली उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 भाग होते हैं। और हम शुरू कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट को, और आपने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बटा हुआ है। दोस्तों, कई लोगों ने क्वेरी भेजी है कि सर मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट की जब आप बात करते हैं तो आप बताए थे कि मनी मार्केट जो 1 साल से कम समय के लिए अगर ट्रांजैक्शन है फंड का तो मनी मार्केट में होगा, और अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ये कैपिटल मार्केट में होगा। लेकिन कई बार हम मनी मार्केट में भी देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस यूज हो रहे हैं, वो 1 साल से ज्यादा के लिए फंड ले और दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है पीसीएस में पूछा जा चुका है। कभी भी हम मार्केट का डिवीजन, मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट का डिवीजन संस्थाओं के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, वही कैपिटल मार्केट में भी पार्टिसिपेट करती है। और एक तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में यूज होते हैं, कई बार वो कैपिटल मार्केट में भी यूज हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी मार्केट का भी इंस्ट्रूमेंट्स है और कैपिटल मार्केट का भी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो दोस्तों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो डिवीजन है, ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आधार पे हो सकता है, ना वो बैंक के आधार पे हो सकता है, ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के नाम के आधार पे हो सकता है, और ना वो इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पे हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक ही बेस है दोनों के अंतर करने के लिए, वो टर्म है। अगर जो लोन लिया और दिया गया है वो 365 दिन से कम समय के लिए दिया गया है, तो आप समझिए कि ये मनी मार्केट की बात हो रही है। और जब
लोन 365 दिन से अधिक समय के लिए दिया और लिया जा रहा है तो समझिए कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। इसका मतलब संस्थाओं के आधार पे, विलेखों के आधार पे, इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पे इन दोनों के बीच आप अंतर स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मनी मार्केट की पहले हम बात करेंगे, फिर हम कैपिटल मार्केट पे आएंगे, शेयर मार्केट पे आएंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज से मनी मार्केट। मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें मैंने आपसे बताया कि जो फंड का ट्रांजेक्शन है, ऐसे इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे जो 1 साल से कम समय के लिए फंड की लेन देन करेंगे, फंड सरप्लस एरिया से फंड डेफिसिट एरिया को ट्रांसफर करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। दोस्तों मनी मार्केट में हमको ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो कॉल या नोटिस मनी मार्केट, पहला जो उसका सेगमेंट है कॉल या नोटिस मनी मार्केट का है। दूसरा है गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट, फिर जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, फिर कॉमर्शियल पेपर मार्केट और फिर है बिल ऑफ एक्सचेंज का मार्केट। ये जो है शॉर्ट रन के बेसिकली जो है मार्केट है, 1 साल से कम समय के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है। इन 5 को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, ट्रेजरी बिल्स क्या होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट में, जीआरएफ में, सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से गवर्नमेंट ने जितनी भी, भगवान ने जितनी भी आपको क्षमताएं दी है उसका पूरा उपयोग करिएगा। हम लोग बेहतर सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और इसके सब डिवीजन के बारे में बात करेंगे। आज हम मनी मार्केट का एक सेगमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट पे आज आपसे बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को शॉर्ट रूप में हम जीसेक भी बोलते हैं, जी फॉर गवर्नमेंट और सेक फॉर सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम जीसेक भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट चूंकि डेवलपमेंट में जुड़ी हुई है, वेलफेयर स्टेट है, इसलिए गवर्नमेंट को भी आवश्यकता होती है रिसोर्स को। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से लोन ले सकती है, पब्लिक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, फॉर्म से ले सकती है, इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, कारपोरेट से लोन ले सकती है। तो गवर्नमेंट जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पे आपसे लोन लेते हैं और आपको मैच्योरिटी पीरियड के बाद विथ इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल वापस करते हैं। तो सिंपल शब्द में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के इंस्ट्रूमेंट दोस्तों कहे जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक। जीसेक मार्केट को हम गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं। देखिए नेट जीआरएफ में भी पूछा जा चुका है, आपके सिलेबस में भी पूछा जाएगा और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को गिल्ट एज मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिस्क फ्री मार्केट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अथराइज सिक्योरिटी है। अगर गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही है तो नो डाउट गवर्नमेंट को आपको रीपे करेगी, इसलिए इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। रिस्क फ्री होने की वजह से इसे हम गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले रहे हैं वो शॉर्ट रन के लिए लोन ले सकते हैं और लॉन्ग रन के लिए लोन ले सकते हैं। इसलिए हम शॉर्ट रन जीसेक बोलते हैं, शॉर्ट रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लॉन्ग रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं। जब हम शॉर्ट रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ट्रेजरी बिल्स आता है, टी बिल्स इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स आता है। जब गवर्नमेंट शॉर्ट रन के लिए लोन 1 साल से कम समय के लिए लोन लेगी तो वो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से लेगी, जिसे टी बिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लोन ले सकती है, आपसे डेट ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अथराइज नहीं है ट्रेजरी बिल इश्यू करने के लिए। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है, नेट जीआरएफ में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि ट्रेजरी बिल के माध्यम से अगर शॉर्ट रन लोन लेना है, आपको 1 साल से कम अवधि के लिए लोन लेना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अथराइज नहीं है। लॉन्ग रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। जो लॉन्ग रन का लोन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए टर्म्स यूज होगा गवर्नमेंट बॉन्ड, या फिर सबसे ज्यादा यूज होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ले सकते हैं। इसका मतलब जो लॉन्ग रन लोन लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट है उसे गवर्नमेंट हम बॉन्ड कहते हैं या फिर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है। जब स्टेट गवर्नमेंट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से लोन लेगी तो इसे स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं, एसडीएल बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से लोन लेती है तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम फोकस करते हैं ट्रेजरी बिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने बताया कि ट्रेजरी बिल्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट रन के लिए लोन ले सकती है। शॉर्ट रन का मतलब यहां पे है 365 दिन से कम समय के लिए लोन ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों
जो ये ट्रेजरी बिल होता है ये दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं जनरल ट्रेजरी बिल और दूसरे को हम बोलते हैं एडहॉक ट्रेजरी बिल। एडहॉक ट्रेजरी बिल 1955 से शुरू हुआ और 1997 में खत्म हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, एडहॉक ट्रेजरी बिल अब जो है इशू नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये 1955 से शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 1997 में ये खत्म कर दिया गया। इसका रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रेजरी बिल के माध्यम से गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म का लोन लेती है। जो जनरल ट्रेजरी बिल है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। इसका मतलब जनरल ट्रेजरी बिल को कोई भी परचेज कर सकता है। हम परचेज कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, बैंक परचेज कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एडहॉक ट्रेजरी बिल जो 1997 के पहले था वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इसे परचेज करती थी। इसका मतलब ये ना तो नॉर्मल लोगों के लिए था, ना फर्म के लिए था, ना बैंकों के लिए था। जब भी गवर्नमेंट को इमीडिएट मनी की आवश्यकता होती थी तो गवर्नमेंट एडहॉक ट्रेजरी बिल इशू करती थी और उसको सिर्फ परचेज करने वाला आरबीआई होता था और आरबीआई जो है तुरंत उसको मोनेटाइज करता था। एक तरीके से समझिए गवर्नमेंट के बजट के डेफिसिट को पूरा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन देखिए, इसका नाम है एडहॉक ट्रेजरी बिल। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, अस्थायी, कि कभी कभी गवर्नमेंट इसे इशू करेगी। लेकिन गवर्नमेंट के जब खर्चे ज्यादा थे तो गवर्नमेंट लगातार एडहॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से लोन ले रही थी। इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा था, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसलिए 1997 1 अप्रैल 1997 में ये एडहॉक ट्रेजरी बिल बंद हो गया है और उसकी जगह पे अगर गवर्नमेंट को अगर अस्थायी रूप से टेम्पोररी लेवल पे 3 महीने के लिए फंड चाहिए तो वेज एंड मेन एडवांसेस सिस्टम WMA सिस्टम के माध्यम से अब गवर्नमेंट लोन ले सकता है आरबीआई से। इसका मतलब जो है WMA के माध्यम से अब गवर्नमेंट लोन ले सकती है, एडहॉक ट्रेजरी बिल इशू नहीं करेगी। तो कुल मिला जुला के दोस्तों अब हमको सीखना है जनरल ट्रेजरी बिल ये क्या है और इससे किस तरह की गवर्नमेंट फंड लेती है। मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट को 1 साल से कम अवधि के लिए डेट की आवश्यकता है तो ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल इशू करने का अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई को है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती है। गवर्नमेंट के आधार पे ट्रेजरी बिल इशू करने का पूरा जो है राइट जो है दे रखी है सरकार ने अपने बिहाफ पे आरबीआई को। आरबीआई डिफरेंट मैच्योरिटी की जो है ट्रेजरी बिल इशू करता है। बेसिकली ट्रेजरी बिल जो होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटी। अब खूब ध्यान से समझिएगा, जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसा सिक्योरिटी जो किसी तरह का इंटरेस्ट पे न करे। बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में, नेट जियारत में आपसे। जब मैं कूपन शब्द का यूज कर रहा हूं, जीरो कूपन सिक्योरिटी, तो कूपन का मतलब दोस्तों इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब ट्रेजरी बिल किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं बियर करता है। अगर आप ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं तो किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आप पूछेंगे कि फिर हम ट्रेजरी बिल हम क्यों खरीदेंगे, कोई फर्म क्यों खरीदेगी, कोई इंस्टीट्यूशंस क्यों खरीदेगी या फिर बैंक क्यों खरीदेंगे। देखिए, ये जीरो इंटरेस्ट फ्री जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी आप बोलते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए कि इसमें मैंने कहा कि इसकी सिक्योरिटी, इसकी जो मैच्योरिटी हो सकती है 14 दिन के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है, 14 डेज ट्रेजरी बिल के माध्यम से। 91 डेज के लिए अगर आपको गवर्नमेंट को लोन लेना है तो 91 डेज की मैच्योरिटी वाली ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करेगा। 182 दिन के लिए अगर 6 महीने के लिए लोन चाहिए तो 182 डेज की मैच्योरिटी वाला ट्रेजरी बिल इशू होगा। और 364 डेज के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो ये जो 364 डेज का ट्रेजरी बिल इशू करेगा। लेकिन ये जो है इसमें जीरो कूपन है, मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या होता है, जब आरबीआई ट्रेजरी बिल इशूड करता है तो हमेशा डिस्काउंट वैल्यू पे इशूड करता है और जब उसको रिडीम्ड करता है तो फेस वैल्यू पे। तो बहुत ध्यान से समझिए, दो टर्म्स यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कि जब ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा इशूड होगा तो डिस्काउंट वैल्यू के द्वारा, और जब उसको परचेज करेगा आरबीआई मैच्योरिटी पीरियड पे तो वो होगा फेस वैल्यू पे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट 91 डेज की ट्रेजरी बिल से पैसा लेना चाह रही है और आरबीआई ने 91 डेज की ट्रेजरी बिल इशू किया, तो मान लीजिए इसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो आरबीआई इसको 91 डेज के ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करेगा। डिस्काउंट वैल्यू मान लीजिए इसका है 90 रुपीज, 90 रुपीज। इसका मतलब जब कोई बैंक, जब कोई इन्वेस्टर, जब कोई इंडिविजुअल ट्रेजरी बिल को परचेज करेगा 91 डेज के तो 90 रुपीज पे परचेज करेगा। और जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म होगा 91 डेज का तो जब उसको बेचेगा तो उसको फेस वैल्यू मिलेगी 100 रुपया। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स है उसको जो प्रॉफिट होगी 100 माइनस 90, इसका मतलब इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न्स हुआ वो 10 रुपीज का होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रेजरी बिल जो है
जीरो इंटरेस्ट रेट देते हैं। ये जो है कहे जाते हैं जीरो कूपन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसके आधार पे जब आरबीआई इसे इशूट करता है डिस्काउंट वैल्यू पे इशूट करता है, लेकिन जब इसे रिडीम्ड करता है तो इसे फेस वैल्यू पे। तो जो फेस वैल्यू है और डिस्काउंट वैल्यू का जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल है और इसमें जो है इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट करते हैं, इसमें बैंक भी इन्वेस्ट करते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको परचेज करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब कोई बैंक इसको परचेज करता है तो बेसिकली बैंकों को जो प्रॉफिट होता है वो तो होता ही होता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया है कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि प्रत्येक बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है। सीआरआर आरबीआई में कैश फॉर्म में जमा करना होता है और एसएलआर को बैंक अपने पास रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या फिर थोड़ा बहुत कैश फॉर्म में। देखिए यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में वो ट्रेजरी बिल रख सकते हैं। आज के डेट में जो एसएलआर है वो 18% है, तो 18% उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना है। ये कंपलसरी है आरबीआई के द्वारा, ताकि वो कभी भी किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में न फंसे। तो यहां पे आप समझिए जो वो ट्रेजरी बिल परचेज करेंगे उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पार्ट होगा। इसका मतलब ये देखिए बैंक को दो तरह से प्रॉफिट दे रहा है। एक तो बैंक अपने शॉर्ट टर्म मनी को पार्क कर दे रहे हैं, ओके ना, उसके बाद वो फेस वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू के आधार पे उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात वो एसएलआर संबंधित अपने कंपल्सन को भी इससे फुलफिल कर पाएंगे। तो देखिए ट्रेजरी बिल अब तक जो है 4 इशूज किए हैं, 4 मैच्योरिटी वाले, 14 दिन के, 91 दिन के, 182 दिन के, 364। वर्तमान में 14 डेज के ट्रेजरी बिल इशूड नहीं हो रहा है, 91 डेज के ट्रेजरी बिल इशूड हो रहे हैं, 182 डेज के इशू हो रहे हैं और 364 डेज के ट्रेजरी बिल इशूड हो रहे हैं। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को 91 दिन के लिए पैसा चाहिए तो आरबीआई 91 डेज की ट्रेजरी बिल इशूड करेगी, 182 दिन की चाहिए तो 182 डेज की करेगी, 364 डेज की करेगी। इसका मतलब ये डिफरेंट मैच्योरिटी के ट्रेजरी बिल है जो डिस्काउंट वैल्यू पे इशूड किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा और रिडीम किए जाएंगे फेस वैल्यू के द्वारा। इस तरह इन्वेस्टर को प्रॉफिट बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट को 60 रन के लिए लोन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से लेती है। मैंने आपको बताया कि एडहॉक ट्रेजरी बिल अब से नहीं ले सकते। इसका मतलब सिर्फ जनरल ट्रेजरी बिल के माध्यम से ही आरबीआई ऑक्शन के द्वारा, नीलामी के द्वारा इसको बेचता है और इसके माध्यम से गवर्नमेंट के लिए अस्थायी फर्म को जो है अस्थायी फंड को या फिर डेट को ले लेता है। तो आप लोग जहां तक मैं समझ रहा हूं अब आप समझ गए होंगे ट्रेजरी बिल क्या है और ये ट्रेजरी बिल किस तरीके से काम करता है, किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की अल्पकालीन जो है डेट ऑब्लिगेशन को ये फुलफिल करने का इंस्ट्रूमेंट है। अब आइए अगर लॉन्ग रन का आपको चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज करेंगे। इसकी मैच्योरिटी नॉर्मली होती है 5 साल से लेकर 40 वर्ष तक। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए लंबी समय के परियोजनाओं के लिए लोन चाहिए, अगर मेगा पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, कोई जो है डैम बनवा रही है, मल्टीपर्पज डैम बनवा रही है या कोई इस तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क कर रही है और उसके लिए उसको लोन चाहिए और लंबे अवधि के लिए लोन चाहिए, तो ट्रेजरी बिल उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इससे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने डेट को ले सकते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं ये फिक्स इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकते हैं जिसको हम फिक्स्ड कूपन बॉन्ड कहेंगे। देखिए मैंने कहा कि बेसिकली जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में शब्द आप देखिएगा आरबीआई में जाके उसके साइट पे जाके या जब वो सेल करता है तो वहां पे कूपन शब्द यूज होता है इंटरेस्ट रेट की जगह पे। तो यहां पे देखिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं वो फिक्स्ड कूपन बॉन्ड हो सकते हैं या फिर फ्लेक्सिबल कूपन बॉन्ड हो सकते हैं। ये दोनों तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली भारत में फिक्स्ड कूपन बॉन्ड इशूड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो और ये सबसे बड़ी बात ट्रेडेबल भी है, सेकेंडरी मार्केट में आप इसको जाके सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सबसे बेहतर सिक्योरिटी है, गिल्ट एज मार्केट है, इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं है, तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा, आप सरकार को लोन देंगे, गवर्नमेंट आपके फेस वैल्यू पे आपको रिटर्न्स देगी। सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि जो आप 10 साल के लिए यहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड में या डेटेड सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देती है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको 10 साल बाद नहीं मिलेगा, हर 6 महीने पे मिलता रहता है, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि हर 6 महीने पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिला। इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोग। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आरबीआई ने इधर यह ध्यान रखा है कि इसको किस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल लोगों तक लाया जाए, पब्लिक तक लाया जाए और
साथ साथ छोटे छोटे स्मॉल प्लेयर जो है कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे हैं, ये भी किस तरह इसको परचेज करें। तो इसके जो आप देखेंगे, इसके क्रियाशील में, इसके जो एक्टिविटीज में काफी चेंज आया, इसके रूप में काफी परिवर्तन आया। अब डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आप इसे परचेज कर सकते हैं, डिजिटल रूप में इसको आप परचेज कर सकते हैं, उसको ट्रेडेबल है, आप शेयर मार्केट में बेच सकते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये इसमें काफी कुछ चेंज आ गया है। इसमें जो है अब जो है सिर्फ बड़े प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे प्लेयर भी आ गए हैं, म्यूचुअल फंड आ गया है, पेंशन फंड आ गया है, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए हैं, पब्लिक आ रहे हैं और इसको परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट भी हो रहा है, आपको भी काफी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि गिल्टेज है, आपको भी काफी रिटर्न्स मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी काफी चर्चा में रहा है। अगर गवर्नमेंट को लंबे समय के लिए 5 साल से 40 साल के लिए अगर लोन चाहिए, तो ये तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोन ले सकती है। फिक्स्ड रेट बॉन्ड क्या होता है? जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड करे लंबे अवधि के लिए और उस पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहे, जैसे मान लीजिए वो बोल रही है कि 9% हम इंटरेस्ट आपको देंगे और हर 6 महीने पे देंगे, तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कूपन बॉन्ड। फिक्स्ड कूपन बॉन्ड है, 10 साल के लिए होगा। जब भी कोई कूपन बॉन्ड इशूड होता है तो इसका एक प्रोफार्मा होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इशूड की डेटेड सिक्योरिटी, तो इसका एक प्रोफार्मा होगा डेटेड कूपन। जैसे ये लिखा गया 7.7 GS228। देखिए, अगर इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें लिखा है 7.7 GS 2028, इसका मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आई है, इसमें कुछ चीजें क्लियर होगी। क्या चीजें क्लियर होगी? एक तो पहला चीज होगी कूपन रेट। कूपन रेट इसका कितना है? कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट कितना है, तो पहले ही बता दिया 7.7 आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। दूसरा कि इसको इशूड कौन किया है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू। फिर तीसरा चीज इसमें बताएगी इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है। मैच्योरिटी पीरियड है इसमें 10 साल की, 3 ईयर की। डेट ऑफ इशू बताएगी, कब इशू कर रहे हैं, डेट ऑफ इशू इसने बताया कि हम इशू कर रहे हैं 1 जनवरी 2018 को। फिर इसमें बताएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी, कब ये मैच्योर हो जाएगा, तो बताएगी मैच्योरिटी 1 जनवरी 2028 को। देखिए क्या नाम है, 7.7 GS 2000, इसमें ये चीज देगी 1 जनवरी 2028 को ये मैच्योर हो, मतलब 10 साल की मैच्योरिटी। फिर देगी कि इसमें जो है हम हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट देंगे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे, मतलब 1 जनवरी को एक बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा, फिर 1 जुलाई को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और फिर लिखेगी कि मिनिमम कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट। मान लीजिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट दे दी कि आप 10,000 रुपया ही मिनिमम ले सकते। तो देखिए, जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो इतनी चीजों को उस बॉन्ड में लिखा होता है। नंबर 1 लिखा होता है कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है, इसमें 7.7 है। फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कौन इस सिक्योरिटी को इशू कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लिखेगी। मैच्योरिटी पीरियड 10 साल की होगी। डेट ऑफ इशू 1 जनवरी 2018, कब तक रहेगी, 1 जनवरी 2028 तक रहेगी। हाफ ईयरली लेवल पे इंटरेस्ट आपको देगी, हर जनवरी में दे देगी और 1 जुलाई को देगी। और मिनिमम आप पैसा इसमें ले सकते हैं 10। इतनी चीजें हर बॉन्ड में देती है गवर्नमेंट, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे और आप एकदम आश्वस्त रहे कि आपने बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर देखिए, इसमें फिक्स रेट में क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड इशूड करेगी उस पे जो रेट फिक्स होगा। फ्लोटिंग रेट में क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो चेंज होता रहेगा, इसमें फ्लोटिंग होती रहेगी, इसमें काफी बदलाव होता रहेगा। जैसे आप समझते हैं एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है, ट्रेजरी बिल की तरफ से कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशूड करती है वो क्या करती है, डिस्काउंट वैल्यू पे दे देती है और फेस वैल्यू पे परचेज कर देती है। तो इसको आप समझ गए होंगे, जीरो कूपन बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल की तरह। एक चीज इधर बहुत ही चर्चा में आया, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। कई बार लोग बॉन्ड 10 साल या 15 साल के लिए परचेज किया और इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, इससे उनको नुकसान होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया आरबीआई ने कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड शुरू किया, कि मतलब जो आपका प्रिंसिपल है उसको हम लिंक कर देंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स से या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका कैपिटल में किसी तरह का लॉस नहीं होगा, इसको बोला गया कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आया IIB, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा।
इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब जो आप पैसा लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने 10 लाख रुपया लगाया, तो 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल और प्लस उसका मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों को कंपनसेट किया जाएगा इन्फ्लेशन के द्वारा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमको उसी हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, इसको कहा गया इन्फ्लेशन इंडेक्स बार। इधर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने निकाला था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मतलब है कि गोल्ड की प्राइसेज आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड के प्राइसेज को लिंक कर दिया गोल्ड से। जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेज बढ़ेगी उसी तरह आपको बॉन्ड से बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से लेकर 4 किलोग्राम गोल्ड तक एक फाइनेंशियल ईयर में, और जो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगी। अगर मान लीजिए गोल्ड है 28,000 और बढ़ के ये हो गया 45,000, तो आपको जो लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू गोल्ड मिलेगा। तो गवर्नमेंट कई तरह के डाइवर्सिफाइड तरीके से इसमें इन्वेस्टर्स को प्रमोट करना चाहती है, और बेसिकली ये पूरा का पूरा जो काम होता है ये आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ से, और इसमें पब्लिक डेट ऑफिस है, नोट कर लीजिएगा, आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस पीडीओ, आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस पूरी तरीके से बॉन्ड को इशूड करने का, कितना उस पर ब्याज देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, सब कुछ के ऊपर पूरा का पूरा लेखा जोखा आरबीआई रखती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो देखिए हम लोगों ने मनी मार्केट में पहली चीज सीखी है, पहले मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट। इससे गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग रन और शॉर्ट रन लोन ले सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर ये लॉन्ग रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालेगी तो इसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी क्रियाविधि कैसी है, किस तरीके से इंटरेस्ट पेड होता है, तो किस तरह आरबीआई इसको पूरी तरह से नियमन और नियंत्रित करती है, आप सीख चुके होंगे। तो दोस्तों पूरे क्षमताओं के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, आप जरूर विजयी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।